ऐसे में रोजगार का जो सवाल है, रोजगार का अधिकार ये ऑलरेडी भारत की जनता को प्राप्त है। अब ये कौन मूर्ख लोग हैं जो बिल्स वगैरह की डिमांड कर रहे हैं? रोजगार कोई समस्या नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व अखिलेश यादव जी हैं, वो आईटी की अगर बात करेंगे, आईटी सेक्टर में हम नौकरियां देंगे, तो पहले तुम्हें आईटी सेक्टर की आईटी के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। बेरोजगारी आपके लिए मुद्दा है? देखिए, बेरोजगारी तो जब से देश स्वतंत्र हुआ तभी से मुद्दा है। बेरोजगारी वह हो गई है कि जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं, बेरोजगार है। यही बेरोजगारी परिभाषा है। अगर ऐसी परिभाषा है तो क्या राहुल गांधी बेरोजगार है? अखिलेश यादव बेरोजगार है? कि बेरोजगारी की जो समस्या है ना, ये आज की समस्या नहीं है, ये पहले भी थी और आगे भी रहेगी। जो लोग रोजगार का मुद्दा उठाते हैं उनसे पूछिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। लोक सेवा न्यूज की टीम बनारस है, और बनारस में अगर हम हैं तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों का मूड आपको न बताएं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ का जो छात्र है वो भी मतदाता है और वो डिसाइड करेगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, वे किन मुद्दों पर मतदान करेंगे और युवा का मुद्दा क्या है। क्या बेरोजगारी के खिलाफ लोग मतदान करेंगे, किसे करेंगे? चलिए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम डॉक्टर अवनींद्र राय है। अवनींद्र जी, प्रदेश में चुनाव है, आप किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? चुनाव में मतदान करने के जो मुद्दे और स्लोगन्स होते हैं वो उस आबादी के लिए या उस टारगेटेड ग्रुप के लिए होते हैं जिसकी राजनीतिक चेतना कम है। ये विश्वविद्यालय है, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं और यहाँ पर किसी स्पेसिफाई मुद्दे पर मतदान नहीं होता है। हमेशा देश और नागरिकों के विकास, समूचे विकास को लेकर के ही मतदान होता है। मैं समझ सकता हूँ, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की कुशल सरकार देश में स्थापित है पिछले कई वर्षों से, एक लंबे समय के बाद राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ है। ऐसा नहीं है कि भारत में राष्ट्रीय चेतना नहीं थी, राष्ट्रीय चेतना थी। एक बहुत लंबे समय के बाद भारत में फिर से राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ है। तो पत्रकार बंधुओं का अक्सर यही सवाल रह रहा है कि क्या उस राष्ट्रीय चेतना के विषय पर मतदान किया जाएगा। पहले तो ये बता दूं कि राष्ट्रीय चेतना के नाम पर मतदान नहीं होता है। हम किसी भी पार्टी की सरकार को चुनेंगे, मैं पर्सनली भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूं मोरली, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कोई भी देश में चुनाव लड़ने वाली कोई भी पार्टी हो वह राष्ट्रीय चेतना से पृथक नहीं है। राष्ट्रीय चेतना के स्तर पर सभी पार्टियों का समर्थन है, क्योंकि हम विदेशों में या बाकी दुनिया में जो अब तक की ज्ञात 198 और 200 देश हैं, उसमें हम ये मैसेज नहीं दे सकते कि हम पर रूल करने वाला या हमारी व्यवस्था देखने वाली फलां पार्टी राष्ट्रीय चेतना की और फलां पार्टी कुराष्ट्रीय चेतना की है, क्योंकि इससे हम कमज़ोर होते हैं। तो ये जो पत्रकार बंधुओं से मेरा एक अनुरोध है कि कम से कम इस विषय को बार बार न लाएं। राष्ट्रीय चेतना का मतलब ये नहीं होता कि नहीं जो व्यक्ति मतलब जो ये घोर राष्ट्रवाद नहीं कर रहा है या जो सीधे भारत माता की जय और इस तरीके की चीज़ें नहीं कर रहा है, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि नहीं वह देश के प्रति समर्पित नहीं है, वह नागरिकों के प्रति समर्पित नहीं है। अब दूसरी बात आ जाती है मुद्दा, क्योंकि राष्ट्रीय चेतना तो सभी पार्टियों में है, कमोबेश सभी पार्टियों में। ये हमारे और आपके ऊपर है कि किस चेतना को हम टारगेटेड राष्ट्रीय चेतना कह रहे हैं। कोई मंदिर की बात करता है, कोई शमशान की बात करता है, कोई शिक्षा की बात करता है। आप ये बताइए, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बार बार शिक्षा की बात करते हैं, वो कितना सफल है असफल है वो अलग मामला है। बात करते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी शिक्षा की बात नहीं करती है? लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षा की बात को बहुत फ्रंटलाइनर के तौर पे नहीं बात करती है, क्योंकि वह देश के स्वाभाविक गुणधर्म में शिक्षा को मानती है कि भाई अगर हम सरकार में हैं तो हम शिक्षा के लिए काम करेंगे ही करेंगे। और वो लोग उसी चीज़ की बात करते हैं, बताइए, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। आप तमाम पूरे बनारस भर में, दिल्ली भर में जहाँ भी पत्रकारिता करते होंगे आप देख लीजिए, क्या रोटी कपड़ा और मकान सिर्फ यही मूलभूत वो सुविधाएं हैं आज के परिदृश्य में, आज के भारत में, आज के विश्व में जिस पर मतदान किया जाए? क्या और कोई मुद्दे नहीं हैं? तो जो आप पूछना चाहते हैं उसका मकसद ये है कि प्रत्येक पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है चुनाव से पहले
कि साहब हम जब सत्ता में आएंगे तो फला 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 काम हम करेंगे। उस मैनिफेस्टो के परिप्रेक्ष्य में जब आप देखेंगे तो मैनिफेस्टो एक प्रेजेंटेशन है, पब्लिक के सामने, जनता के सामने एक प्रेजेंटेशन है कि साहब हम आएंगे तो स्पेशल इन फील्ड्स में हम काम करेंगे। ऐसा थोड़े है कि नहीं बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाएगी तो आप पत्रकारिता छोड़ देंगे, या सपा की बन जाएगी तो पत्रकारिता छोड़ देंगे। गवर्नमेंट कोई भी बने, किसान अपनी किसानी करेगा, प्रोफेसर अपनी पढ़ाएगा, प्राइमरी का मास्टर पढ़ाएगा, मजदूर मजदूरी करेगा, नौकरी करने वाला नौकरी करेगा, स्टूडेंट पढ़ेगा, और जो अधिकाई करने वाले, घटियाई करने वाले लोग हैं वो भी घटियाई करेंगे। ये समाज का अंग है। जो घटियारे हैं, चोर छिनारे हैं, वो भी, क्योंकि ये प्रावृत्तिक है तो उन पर कोई बात नहीं होती है। बात ये होती है कि देश को चलाने में जो लोकतंत्रात्मक प्रणाली है वो प्रणाली तो सतत चल ही रही है। अब क्या कोई पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये रख सकती है क्या कि हम संविधान को बदल देंगे, ये संविधान ठीक नहीं है? ऐसा नहीं रख सकती है ना। संविधान का ला हमेशा रहता है और रहेगा। अब रही बात मैनिफेस्टो की, 2 मिनट आप ज़रा सुन लीजिए। मैनिफेस्टो के किसी भी पार्टी के द्वारा संचालित सरकार का आकलन उस पार्टी के चुनाव पूर्व किए गए वायदों जो मैनिफेस्टो के रूप में होती हैं उनके आधार पर किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने चुनाव के पहले ही बता दिया है कि साहब हमारे मैनिफेस्टो में ये चीज़ें हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव पूर्व मैनिफेस्टो था, हालांकि वो लंबे समय से था 370 कश्मीर, राष्ट्रवाद को मैं उसमें से अलग करता हूँ। ऐसा नहीं है कि पार्टी का जो लिखने वाला आदमी है वो बहुत ज्ञानी है, मैं उसको, और राम मंदिर। अब आप बताइए कि क्या, क्योंकि लोगों ने वोट किया, पिछली बार भी किया कि साहब पार्टी का ये मैनिफेस्टो है, हाँ ठीक है इस पार्टी को हम सत्ता में लाएं। उसमें से एक कार्य ऐसा बता दीजिए पिछले बार के मैनिफेस्टो का जिसको विदिन 5 ईयर पूज्य महाराज जी की सरकार ने पूरा करके जनता को लोकार्पित न किया हो। स्थानीय रोजगार नीति वादा था, मैनिफेस्टो में था, वो लागू नहीं हुआ है। स्थानीय रोजगार बिल लागू करना, आप ये बताइए, जैसे हम आपसे वादा कर दिए कि आप हमारा बाइट चलाइए, हम आपको चमका देंगे, इसके लिए कोई बिल नहीं बनती है। आप बताइए कि रोजगार के लिए क्या भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार रखा गया है और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन को मौलिक अधिकार रखा गया। आपको पता है इमरजेंसी में भी अधिकार नहीं खत्म हो सकता। ऐसे में रोजगार का जो सवाल है, रोजगार का अधिकार, ये ऑलरेडी भारत की जनता को प्राप्त है। अब ये कौन मूर्ख लोग हैं जो बिल्स वगैरह की डिमांड कर रहे हैं? आप ये बताइए। बीजेपी के मैनिफेस्टो में चीजें थी। नहीं, आप मैनिफेस्टो को तो बहुत अच्छे से आपने उसको बारीकी उसकी नहीं समझी। आप बारीकी समझिए। बारीकी उसकी ये है भाई साहब, 8 घंटे ये पूज्य मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी देश में, और उस समय लेबर लॉ उतना मजबूत नहीं था। 13 घंटे काम कराना है कि 15 घंटे काम कराना है ये तय नहीं हुआ करता था। ये अटल बिहारी वाजपेयी की देन है कि उन्होंने अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करवाया और उस पर फैसला दिलवाया कि 8 घंटे मानवीय दशाओं में कार्य करने का अधिकार। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की मनरेगा चली रही है, तो कांग्रेस पार्टी ने तो स्थानीय रोजगार की बात कर दी थी। उससे क्या लाभ हुआ? कोई लाभ हुआ? नहीं लाभ हुआ। देश पिछली शताब्दी से एक ऐसे दौर में गुजर रहा है जहां स्थानीय लेवल पे बहुत छोटी छोटी इश्यूज़ हैं। क्या गन्ना किसान रोजगार नहीं है? किसानी रोजगार नहीं है? आप ये पत्रकारिता कर रहे हैं, अब आप कहेंगे कि आप बेरोजगार हैं। पैसा कितना आ रहा है इससे तय नहीं होता कि रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मूल विषय ये है, एक किसान हमेशा गरीब रहता है, कम पैसे में जीवन यापन करता है, लेकिन क्या राष्ट्र निर्माण में किसानों से बढ़ के किसी का योगदान है? बिल्कुल नहीं है। रोजगार प्रोवाइड करने का मतलब ये होता है कि हम भारत के युवाओं की श्रम शक्ति का अधिकतम राष्ट्र के निर्माण में उपयोग करेंगे, और जब पूरे देश की जीडीपी बढ़ेगी
तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ने लगेगा। एक भिखारी को भीख भी लोग ज़्यादा देंगे। पहले भिखारी चरन्नी में खुश हो जाते थे, आज के डेट में भिखारी को आप 2 रुपया दीजिए, उठा के मुंह पे फेंक देगा, कम से कम 10 रुपया लेगा। ये होता है संपूर्ण देश के विकास करने में। उसमें स्थानीय रोजगार का मसला अपने से ही रिजॉल्व हो जाता है। ये कोई मैनिफेस्टो का विषय हो ही नहीं सकता। और बाकी कहने के लिए फिर वही जुमलेबाजी की सरकार। चूँकि देश में केवल पढ़े लिखे ही लोग हैं ऐसा नहीं है। जीडीपी का मतलब सच्चे अर्थों में अभी मुझे भी नहीं पता है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पढ़े लिखे तमाम लोग हैं। जीडीपी का बस मोटा मोटी हम लोग वो सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ लिए, सबको नहीं पता होता है। तो उनको बताने के लिए कहना पड़ता है कि साहब तुम्हारा भी हम इनकम बढ़ाएंगे। अब मान लीजिए कि 1 अरब 21 करोड़ लोगों का बोल दिया गया कि तुम्हारा भी इनकम बढ़ाएंगे, लेकिन ये बताइए कि 5 साल में क्या सारे लोगों के पास स्वर्ण वृक्ष हो जाएंगे? नहीं हो सकते हैं ना। यह मृग मरीचिका है। विकास एक मृग मरीचिका है, वह आगे आगे और हम पीछे पीछे। इल्यूजन वर्ड है। लोगों के पास साइकिल नहीं थी तो साइकिल ही विकास हो गया। आज कार विकास है। 1952 में 1 रुपए की सुई मिलती थी, जबकि उस समय मुझे लग रहा है कि 2 या 3 रुपए डॉलर चल रहा होगा। आज के हिसाब से उस सुई को 60 रुपए का मिलना चाहिए, लेकिन मिलती है सुई 60 रुपए। एक ये सदरी आप खरीदे होंगे, उसमें 20 तो सुइयाँ घुसी हुई मिली होंगी। क्या ये विकास नहीं है? तो जनता का पेट विकास से कभी भर नहीं सकता। बेटर यही होता है कि जनता को सबसे पहले राष्ट्रीय चेतना की गर्वानुभूति हो और उनका श्रम जाया न जाए, और इस आधार पर पूरी जीडीपी का टोटल विकास होगा। ऐसे में पर कैपिटा इनकम भी स्वतः से ही बढ़ जाएगी। अब ये बताइए कि यहाँ पढ़े लिखे बीएचयू में एंट्रेंस निकाल करके लड़के आते हैं, पढ़ते हैं, डिग्री सबको मिल जाती है, ठीक है। आप ईमानदारी से बताइए, क्या प्रत्येक भारत का जो प्रत्येक ग्रेजुएट है, जो अभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बैठ करके रेलवे में नौकरी के लिए, शर्म आनी चाहिए कि पीएचडी किए हुए कितने लोग रेलवे में ट्रेडमैन के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे अंदर भी कमी है? अपनी कमी को हम नहीं समझ रहे हैं, अपनी कमी को हम जान नहीं रहे हैं। एक शिक्षक है, तनख्वाह बढ़ाने के लिए बात करते हैं लोग, जो प्राथमिक पाठशालाओं के शिक्षक हैं। क्या कारण है भाई साहब कि प्राइवेट स्कूलों में रुपया 3000 महीने में पढ़ाने वाले शिक्षक से हम अपने नौनिहालों के भविष्य को सुरक्षित समझते हैं, और सरकारी स्कूलों में बीएड और दुनिया भर का टेट, सुपर टेट, सी टेट पास किए हुए लोगों से हम प्राथमिक विद्यालयों में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं? क्या कारण है? क्या इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? उसी समीक्षा की बात जब भारतीय जनता पार्टी करती है तो लोगों को लगता है कि ये तो हमारे खैरात पर लात है। तो शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, ये हो रहा है, फलां हो रहा है, ढेमक कहाँ हो रहा है भाई साहब? प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या में उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 5 सालों में 30% का इजाफा किया है। आप डाटा उठा के देख लीजिए। लेकिन प्राथमिक पाठशालाओं में छात्रों की संख्या में पिछले 5 सालों में 40% की कमी आई है। आप समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने तो इन्वेस्टमेंट दे दिया, उन्होंने तो लोगों को टीचर के तौर पे अपॉइंट कर दिया अपने हाथों से। एक मुख्यमंत्री, एक शिक्षक का इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है कि प्राइमरी टीचर को अपने हाथों से उन्होंने सर्टिफिकेट दिया। इसलिए दिया कि तुम किसी बीएसए के दबाव में मत आओ, तुम किसी डीओस के दबाव में मत आओ, किसी सांसद, विधायक या प्रधान के दबाव में मत आओ। नौनिहालों का भविष्य, भारत का रोशन मुस्तकबिल तुम्हारे हाथों में है, उसको ईमानदारी से करो। क्या ये ईमानदारी से कर रहे हैं सब? आप इनसे पूछेंगे नहीं? केवल 7वें वेतन आयोग में 1 लाख रुपया तनख्वाह कर दो, 3000 रुपये में पढ़ करके लड़के आईएएस बन रहे हैं और तुमको 1 लाख रुपया मिला। तो ये चीज़ें हैं। ये जो लोग चिल्लाते हैं स्थानीय रोजगार प्रोवाइड कराइए, क्यों कराएं भाई प्रोवाइड स्थानीय रोजगार? जिसके पास ज़मीनें हैं उसके पास दिमाग नहीं है। आज व्यक्ति को शिक्षा क्यों दी जाती है? क्या आप व्यापार आधारित कृषि नहीं कर सकते हैं? चले जाइए बिहार में, नीतीश कुमार ने राजगिरी गया जनपद में कृषि का आधुनिकीकरण किया और मशरूम की खेती। अभी उत्तर भारत में जो मशरूम हम लोग खाते हैं उसकी खेती का, ये आप हैं राजगिर, ये जानते हैं बिहार से, मशरूम की खेती को उन्होंने बढ़ावा दिया और आज वहाँ 5 बिस्वे का भी किसान बहुत संपन्न है। मोती की खेती हो रही है। अब आपको किसने कहा साहब कि आप केवल हर जोतिए और गेहूँ उगाइए, धान उगाइए, गन्ना उगाइए? आप कुछ कृषि ऐसे भी करिए। पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। आज बाज़ार से मिर्चा ख़रीदना पड़ रहा है,
हमारे दादाजी, आपके दादाजी, सबके दादाजी के ज़माने में मिर्चा उर्चा खरीदा नहीं जाता था, उगा लिया जाता था, छानी पर उगाया जाता था, घेवड़ा जिसको नेनुआ कहते हैं। हम उन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, हम आराम तलब होते जा रहे हैं, हम सोफे पे बैठ रहे हैं, हम बेड पे सो रहे हैं, हम चौकी पे खटिया पे नहीं सो रहे हैं, सर्वाइकल की प्रॉब्लम से ग्रस्त हो जा रहे हैं कि भैया खटिया पर नहीं सोना है। आप मेहनत करोगे नहीं तो कोई आपकी जेब में पैसा डाल देगा, रुपया 15 लाख के बाद। कितने महान मूर्ख हैं वो लोग जो प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने 15-15 लाख रुपया नहीं दिया। पहले तो लोग वीडियो नहीं देखे। दूसरी चीज़, आप बताइए, एक पढ़ा लिखा बीए का भी विद्यार्थी जानता है कि 15-15 लाख रुपए यदि भारत के प्रत्येक पॉकेट में डाल दिया जाए तो रुपए की कीमत इतनी घट जाएगी। जिम्बाब्वे के हालात जाके देखिए, 1 किलो चीनी वहाँ 12 लाख जिम्बाब्वियन में मिलती है, इतना कम हो जाएगा। वो 15 लाख की कीमत 15 रुपए के बराबर हो जाएगी। अब इतनी छोटी सी बात अगर विपक्षियों को नहीं समझ में आ पा रही है, यही कारण है कि जनता उनको नकार रही है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? अभिषेक सिंह, छात्र नेता काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अभिषेक जी, आप किन मुद्दों में मतदान करेंगे? देखिए, इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा और कोविड जैसे जो त्रासदी आई, इस त्रासदी से उबारने के लिए जो वैक्सीनेशन हुआ पूरे देश भर में, ये मुख्य आधार रहेगा मेरा मतदान करने के लिए। और इस आधार पर मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाऊंगा। आप युवा हैं, बेरोजगारी मुद्दा है? देखिए, बेरोजगारी मुद्दा नहीं। देखिए, मैं हर बार कहता हूँ, या आप लोग खुद मीडिया के लोग हैं, आप देश भर में आप लोग भ्रमण करते हैं, जनसंख्या की अपरंपार वृद्धि होती जा रही है। कोई भी ऐसी सरकार, मुझे नहीं लगता है उसमें थोड़ी भली कमी या अधिकता हो सकती है, लेकिन सरकार ज़रूर कुछ ना कुछ नौकरियां मुहैया कराती हैं। और इस सरकार ने कुछ नहीं, पर्याप्त मात्रा में नौकरियां मुहैया कराया। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लें, या सुरक्षा के क्षेत्र में ले लें, यानी डिफेंस में भी। लेकिन चूंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि उस एवज में ये नौकरियां थोड़ा मुझे कम दिखाई दी, और जिसके आधार पर लोग कह रहे हैं कि रोज़गार की एक समस्या है। रोज़गार कोई समस्या नहीं है। अभी बजट में ऐलान किया कि 60 लाख नौकरियां देंगे, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ये कहती है कि आईटी सेक्टर में वो 22 लाख नौकरियां देंगे। जब इतनी नौकरियां हैं, भाई सरकार एक तरफ केंद्र भी कह रही है, दूसरी तरफ अलग विपक्षी पार्टियों के नेता करें, फिर ये सारी चीज़ें क्यों? समाजवादी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व अखिलेश यादव जी हैं, वो आईटी की अगर बात करेंगे, आईटी सेक्टर में हम नौकरियां देंगे, तो पहले तो उन्हें आईटी सेक्टर की या आईटी के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। और इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि जब हो रहा था कि वर्चुअल रैली होगी, तो वर्चुअल रैली का कॉन्सेप्ट ही उन्हें नहीं पता था। तो जिस व्यक्ति को वर्चुअलिटी और आईटी सेल के और आईटी के बारे में जानकारी ही नहीं हो, वो भले कहता हो कि हम ऑस्ट्रेलिया और तमाम देशों में पढ़कर आए हों, तो मुझे नहीं लगता है कि उसका जो ये कॉन्सेप्ट होगा कि हम 22 लाख सिर्फ आईटी सेक्टर में नौकरियां देंगे, मुझे नहीं लगता है कि यह तथ्यात्मक है या आधारहीन है, और मैं इसे नहीं मानता हूं। केंद्र ने जो ऐलान किया बजट में 60 लाख नौकरियों की, उस पर भरोसा है? उस पर भरोसा इस बात से है कि उन्होंने जो पूर्व में जो कुछ भी वादे किए थे, देखिए कोई भी सरकार रहती है, थोड़ी कमी बेशी आ जाती है, विसंगतियां, लेकिन उसमें बखूबी से निर्वहन करने का कार्य अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इस बात का मैं दावा करके कह सकता हूं, इसमें कोई दोहमत नहीं है। चलिए, आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम पतंजलि है। पतंजलि जी, आप तो बाबा रामदेव के ब्रांड है। किन मुद्दों पर? रामदेव के ब्रांड नहीं है, पतंजलि जी जो हैं वो बहुत पुराने महर्षि रहे हैं, और उनका ब्रांड जो है बाबा रामदेव जी का। क्या किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे? देखिए, मुद्दे सबके सामान्य नहीं है, कोई अलग छात्र जो है कुछ अलग नहीं होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था सबके साधारण मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में। जो विकास हुआ है या जिस भी विकास की अपेक्षाएं हैं, उन्हीं पे मतदान होने वाला है। और कोई छात्र समुदाय कुछ अलग से, मतलब अलग द्वीप का नहीं है कि उसको कुछ अलग मुद्दे होंगे। जो सामान्य जो जनमानवी के जो मुद्दे हैं, वही छात्रों के भी मुद्दे हैं। बेरोजगारी आपके लिए मुद्दा है? देखिए, बेरोजगारी तो जब से देश स्वतंत्र हुआ तभी से मुद्दा है, ठीक है ना। जो जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ रही है, और जो हमारे यहाँ एक धारणा ये है कि नौकरियों को और रोजगार को सिर्फ सरकारी नौकरी के अंतर्गत देखा जाता है, तो उस धारणा से आप देखेंगे तो देश में महान प्रचंड बेरोजगारी है। लेकिन हाँ, जो सामर्थ्यवान है, जो योग्यता परक है, वो नौकरियां और अपने लिए स्वरोजगार ढूंढ रहे हैं, और रोजगार में वो इन्वेस्ट भी हो रहे हैं और रोजगार कर भी रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ,
वो सेंटिमेंटल मुद्दा हमेशा रहेगा। जब भी आप बात करेंगे तो सब लोग कहेगा कि भाई रोज़गार किसी नहीं चाहिए, सभी को जो है आजीविका सबके लिए ज़रूरी है, पेट तक रोटी पहुंचनी चाहिए। तो आजीविका का प्रश्न तो हमेशा रहेगा और हमेशा से रहा है। तो इस मुद्दे को आप किस रूप से देखेंगे ये आप महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मुद्दा है या नहीं है, क्योंकि वो मुद्दा हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। जैसे आप युवा हैं, पिछले दिनों प्रयागराज से एक वीडियो आया कि जिसमें पुलिस के लोग जाकर के छात्रों की पिटाई कर रहे हैं जी। क्या उस घटना से आप लोगों में कुछ आक्रोश था? देखिए, आक्रोश तो रहेगा, छात्र हैं तो सेंटिमेंटल प्रश्न है, लेकिन मेरा एक उल्टा प्रश्न है। आपने वो ट्रेन फूकती हुई देखी, वीडियो उसका देखा जब गया में छात्र ट्रेन फूक रहे थे? आपने उसका वीडियो देखा जब वो पुलिस पे पथराव कर रहे थे और स्टेशन पे जो है कि पत्थर मारे जा रहे थे? उसका वीडियो आपने नहीं देखा। छात्र की आड़ लेके हम उपद्रव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार चुनाव के मौसम में भी जो है, जब चुनाव चल रहे हैं तो ऐसा रिस्क कोई लेता नहीं है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन ने उसको जिस तरह से हैंडल किया वो ठीक है, नहीं चलना चाहिए। लाठी जिस तरह घुस के मारा गया, हो सकता है कि कुछ 2-4 निर्दोष लड़के भी उसमें मारे गए, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन पूरी तरह जल सकता था इलाहाबाद, उसको रोका। जिस तरह गया और पटना में जो विभत्स स्थिति हुई वैसे उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। इसके लिए प्रशंसनीय है प्रशासन। छात्र की आड़ लेके उपद्रव को कभी भी जो है जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि वो छात्र हैं। कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, आप जो कह रहे हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा इसकी कमी महसूस होती रहेगी। आज हम जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आने वाले 10 साल में उस टेक्नोलॉजी को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो तब आज के बाद 10 साल बाद जब हम बात करेंगे तो उसमें यह लगेगा कि नहीं, मुझे कुछ और बेहतर चाहिए। तो विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और ये निरंतर बनी रहेगी। और इस आधार पे ये नहीं कहा जा सकता है, आरोप प्रत्यारोप सरकार के ऊपर लगाए जा सकते हैं। और क्या कुछ आप कहना चाह रहे थे? 30 लाख की नौकरियों की जो ये वादे की आप बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव के 22 लाख के वादे की बात कर रहे हैं, तो पहले वो आईटी सेक्टर समझ लें होता क्या है, उसके बाद नौकरियों की बात करें उस सेक्टर में, ठीक है ना। वो आईटी जो फील्ड है उसको समझते ही नहीं है। और आईटी फील्ड में क्या पतंजलि पांडे और अभिषेक के लिए तो नौकरियां हैं ही नहीं। अगर एक बात की जाए समग्र रूप से जो है नौकरियों की बात करनी होगी, केवल आईटी सेक्टर में पैदा करेंगे तो भाई वो तो बीटेक और एमटेक वाले ले जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे उसमें? मानविकी के छात्र कहाँ जाएंगे? मतलब बाहर कर दे रहे हैं के छात्र कहाँ जाएंगे? छात्रों को चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुयज्ञ है। सुयज्ञ जी, आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मैं विकास के मुद्दों पर वोट करूंगा। मैं जाति पात और उसके मुद्दे पर वोट नहीं करूंगा, क्योंकि जो लोग परिवर्तनीय रूप में विकास के चुनाव पे लड़े, जिनका नारा था विकास के काम के नाम पर दीजिए, उनके काम को तो उत्तर प्रदेश की जनता नकार दी। अब वो फिर जाति का आवरण पहन के निकले हैं। तो जो इस तरह के जो बहरूपियाँ हैं, बहरूपियों से बचना चाहिए जहाँ तक हमें लगता है। और ये बहरूपिया तरह तरह के अपने कुछ न कुछ हथियार, कुछ औजार निकालते हैं ताकि लोगों को लुभाया जा सके। उसी तरह एक औजार ने निकाला है इन्होंने पेंशन वाला। यदि आपने एनपीएस का यदि पूरा आप सिस्टम देखेंगे, नेशनल पेंशन सिस्टम जो है, उसमें हम लोग देखते हैं तो 50% जो बजट का है वो हमारा चला जाता है पूरा आपको, जो लोग आपके यहाँ सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन भत्ते में। अब भैया ये फिर अलग से पेंशन कहाँ से देंगे? फिर कह रहे हैं उसके बाद से कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 300 यूनिट बिजली ऑलरेडी जो बिजली विभाग है वो घाटे में है। ये सरकार आने के बाद से उसको उबारा गया है, जो प्लांट बंद थे उनको सुधारा गया है, फिर भी अभी घाटे में है। उसके बावजूद 300 यूनिट बिजली कैसे हो सकती है? ये तार्किक चीज़ें नहीं हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है, और हाँ, इन लोग एक पेट्रोल पे महंगाई पे बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं, तो ये बात जायज़ सी है। हम लोग उस पर देखेंगे कि कौन सा ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल बात कह के इस चीज़ को कम कर सकते हैं। देखिए, ये चीज़ें हो नहीं सकती हैं, पेंशन लागू हो नहीं सकता, उसको हम लोग देख सकते हैं। पूरा एक डेटा भी मैनेज करेंगे तो नहीं हो पाएगा। पेट्रोल का दाम अभी घट ही नहीं सकता, क्योंकि फ़िलहाल बजट में जो सब्सिडी था उसे भी कम कर दिया गया है। जो पहले 14 था उसे अब ये 9 करोड़ कर दिया गया है, तो उस पर सब्सिडी भी कम है। तो आने वाले दिनों में ये भी महंगाई होने वाला है। तो जो लोग इस प्रकार जो अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, तो एक दिवा स्वप्न है। सरकार जो है, जो बनने वाली सरकार के लिए जो स्वप्न देख रहे हैं वो लोगों को बरगला रहे हैं। और जो व्यक्ति अपनी जनता को ही बरगलाए और किसी बरगलाने या अविश्वास के नाम पर कोई यह सोचे कि मुझे राज सत्ता प्राप्त होगी, तो मुझे नहीं लगता कि न्याय संगत है। बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा आप लोगों के बीच?
बेरोजगारी सिर्फ हम ही लोग के बीच नहीं, पूरे राष्ट्रीय मुद्दा है बेरोजगारी। लेकिन बेरोजगारी से पहले हमें बेरोजगारी की परिभाषा डिफाइन करनी होगी। बेरोजगारी क्या है? तो वर्तमान समय बेरोजगारी वह हो गई है कि जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं, वो बेरोजगार है। यही बेरोजगारी परिभाषा है। अगर ऐसी परिभाषा है तो क्या राहुल गांधी बेरोजगार हैं? अखिलेश यादव बेरोजगार हैं? सांसद वगैरह वो कैसे बेरोजगार हो जाए? नहीं, इन लोग बेरोजगार हैं। इनके घर में जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं। ऐसे नहीं, बेरोजगारी का ये कोई तो सिस्टम है नहीं कि जो लोग सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं वो लोग बेरोजगार हैं। ये ना, देखिए प्राइवेट जो नौकरी है ये क्या होता है ना, एक स्टेज क्राइटेरिया होता है, एक ऊपर बढ़ने का जो मानव का क्रम होता है। जो लोग कल प्यून पे नौकरी कर रहा है वो ऊपर उसके मैनेजर पे अपना वो देता है, एग्ज़ाम देता है। तो फिर जब डेटा निकल के आता है तो बहुत सारी संस्थाएं होती, इतने लोग अप्लाई किए, इतने बेरोजगार हैं। मतलब आपको लग रहा है ये इसका मतलब यानी बेरोजगारी है? नहीं, अप्लीकेंट का मतलब कभी उतने बेरोजगार हो ही नहीं सकता। तो ये हमेशा से बरगलाया जा रहा है और युवा बरगलाया तो 2014 और 2017 पहले भी जाता था। हाँ, बिल्कुल बरगलाया जाता। बहुत आपने सही किया, मीडिया ने बड़ी अच्छी जानकारी फैलाई कि उससे पहले बरगलाया जाता था। लेकिन यदि ग्लोबल मार्केटिंग को अभी देखें तो जब तक हम इतनी बड़ी जनसंख्या वाले हम गणराज्य हैं, जब तक हम लोग सेल्फ इनोवेटेड सिस्टम को लागू नहीं करेंगे, कुछ स्वरोजगार की संभावनाओं को नहीं तलाशेंगे, तब तक बेरोजगारी को ख़त्म नहीं की जा सकती। जैसे बेरोजगारी आज़ादी के बाद से एक मुद्दा बना रहा, वैसे ही मुद्दा बना रहेगा और लोग इस पर चुनाव लड़ते रहेंगे, लोगों को बरगलाते रहेंगे, ये हमेशा बना रहेगा। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम रजनीश है। रजनीश जी, आपके क्या मुद्दे होंगे मतदान के समय? देखिए, मैं मानता हूं कि जो वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था है इसने भारतीय समाज को 4 संवैधानिक जातियों में भी विभाजित किया है। एक सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, SC और ST। तो जो वर्तमान सरकार है, सरकार आने से पहले सरकार का नारा था सबका साथ सबका विकास। तो मुझे इस आधार पर मूल्यांकन करना है कि सरकार ने ये जो संवैधानिक जातियां हैं इनको सबको साथ लेके काम किया कि नहीं। तो इसके रिजल्ट के रूप में हम पाते हैं कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन जो 1992 में दिया गया, उसके बाद तक पिछड़ा वर्ग आयोग इतनी सालों तक नहीं बन पाया था जिसको इस सरकार ने बनवाया और ये इस सरकार की उपलब्धि है। वहीं सरकार ने EWS एक स्पेशल कैटेगरी दे करके जो उच्च पिछड़े लोग थे उच्च वर्ग में, उनको भी साथ लेने का काम किया। उसके साथ साथ माननीय उच्चतम न्यायालय के खिलाफ जाकर SC ST का जो कानून लेकर आई सरकार, वो तो जो संवैधानिक जातियां हैं उनको सबको एक साथ लेके चलने का काम इस सरकार ने किया है। उसके अलावा जो अन्य दल हैं, वो जो सामाजिक जातियां थी जिसके विरोध में ये 4 जातियां बनाई गई, वो जो जातियां जो शोषण के आधार पे थी, जो इन्हीं लोग के द्वारा कही जाती है कि शोषण के आधार पे थी, तो उन्हीं जातियों के आधार पे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जो सामाजिक जातियाँ थी जिनके अंदर बहुत सारी बुराइयाँ ये लोग गिनाते हैं और उसी को आधार बनाकर चुनाव लड़ते हैं। तो ये मेरा मानना है इनके हिसाब से। आप युवा हैं, पढ़ाई करते हैं? बिल्कुल, मैं PhD छात्र हूँ, दर्शन विभाग में। छात्र हैं आप। बेरोजगारी की चर्चा खूब हो रही है, लगता है आपको कि बेरोजगारी है? जी, देखिए, बेरोजगारी की जो समस्या है ना, ये आज की समस्या नहीं है, ये पहले भी थी और आगे भी रहेगी। पूर्ण रूप से रोजगार का कोई भी राष्ट्र न दे पाया है, न कोई दे पाएगा। और जहाँ तक रही रोजगार की समस्या की बात, तो मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि इसके पहले की जो शिक्षा की नीतियाँ थी, चूँकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा रहा हूँ और मैं महाविद्यालयों की स्थिति देखता हूँ कि हमारे गांव में लड़के दिल्ली और मुंबई में बड़ा पैसा कमा रहे हैं और गांव के डिग्री कॉलेजों से वे BA और MA कर रहे हैं। ठीक है, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में बेरोजगारी का पैमाना यही है कि BA MA करके लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो वो जब दिल्ली और मुंबई में कारखानों में काम करके और महाविद्यालय से BA और MA की डिग्रियाँ प्राप्त करेंगे, तो उस मापदंड के आधार पर आप कैसे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि कासू हिंदू विश्वविद्यालय से मेरे साथ ग्रेजुएट हुए कम से कम 40% बच्चे ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में प्राथमिक शिक्षा में TGT PGT में अब तक सफल। चूँकि हम लोग उच्च शिक्षा में अभी अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग भी जब ऐसे संस्थान में हैं PhD करेंगे, तो जो लोग रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, सही मायने में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो सफल हो रहे हैं। और दूसरी बात है कि इस सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लेके आई है, उसके अंदर जो 90% अटेंडेंस का शेड्यूल रखा गया है, जो 2030 तक लक्ष्य है कि उसको प्राप्त किया जाएगा, तो ये बहुत अच्छा है कि जब 90% बच्चे का अटेंडेंस है तो कॉलेज में जाएगा, पढ़ेगा, अपना असाइनमेंट खुद बनाएगा, अपना एग्जाम खुद देगा। तब वो बच्चा, जब वो जो फौज तैयार होगी ना, उसके आधार पर तय होना चाहिए कि रोजगार है कि बेरोजगार है। जब ऐसे लोग डिग्रियां मिलेंगी, ऐसे बटेंगी, तो बेरोजगारों की फौज ही तो पैदा होगी। मैं आपका? मेरा नाम आशीर्वाद है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शोध छात्र हूँ।
प्रदेश में यूपी में चुनाव है, क्या देखते हैं, क्या संभावनाएं दिख रही हैं आपको? देखिए, चुनाव है यूपी में, अभी वर्तमान समय की जो दृष्टि है, राजनीतिक जो पृष्ठभूमि तैयार हुई है पिछले 5 वर्षों में, उससे लग रहा है कि वर्तमान जो पिछली सरकार थी वो एक पुनः रिपीट हो सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने मुद्दे पे जो भी था उनका मुद्दा, उन पे वो खरे उतरे हैं और जनता के बीच में है, अपने लोक कल्याणकारी योजनाओं से जनता के बीच में है। तो जनता उन्हीं को चुनती है जो जनता के बीच में है। वर्तमान समय में चाहे आप कोई भी पैमाना उठा करके आप देख लेंगे, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, सड़क हो, बिजली हो, किसान हो, पानी हो, तो उसमें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी सारी बातों को समाहित करने में सफल हुई है। इस नाते ये सरकार पुनः से रिपीट हो सकती है। प्रदेश में सपा और भाजपा में टक्कर जो है दिखते हैं। सपा बहुत सारे वादे कर रही है, दरअसल योगी जी गर्मी की बात कर रहे हैं तो सपा के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव वो भर्ती की बात कर रहे हैं। देखते हैं कि योगी से मतलब कई सारे मुद्दों में, रोजगार की बातें में अगर देख लिया जाए तो भारी पड़ रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, रोजगार जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है और कहीं कहीं चीज़ों अगर आप देख लेंगे इसमें, तो भारत की जो भौगोलिक ढांचा है वो बहुत से क्षेत्रों में अविकसित के श्रेणी में, जहाँ विकास की कोई संभावनाएं नहीं है, वैसे क्षेत्र में भी विकास पिछले 5 वर्षों में हुआ है। आप जब नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, पिछले 5 वर्ष, आज से 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में या बिहार के कैमूर के पहाड़ियों में हो या इस तरह के इलाका जो आपके विंध्याचल श्रेणी के पर्वत श्रेणी में जो टूरिज़्म का स्थिति हो, उसको कौन बढ़ाया? कोई बढ़ाया आज तक? कोई सरकार ने बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। तो ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में भी सरकार जो है व्यवस्थित रूप से काम कर रही है। इसका सकारात्मक प्रभाव कहाँ होगा? ये सकारात्मक प्रभाव और डायरेक्ट प्रभाव रोजगार पे होगा। जब मिर्ज़ापुर के विंध्याचल श्रेणी का जब निर्माण होगा, कॉरिडोर का निर्माण होगा, जब गया और विंध्याचल श्रेणी का जो एक बौद्ध सर्किट का निर्माण होगा, जब रामायण सर्किट का निर्माण होगा, तो क्या इससे रोजगार नहीं पनपेगा? रोजगार का परिभाषा और अर्थव्यवस्था की प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। जो लोग रोजगार का मुद्दा उठाते हैं उनसे पूछिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है। आप जब हम भारत आज़ाद होता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था शुरुआत से समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर से शुरुआत होती है, महाबोलिस नेहरू मॉडल पे। तो जब महाबोलिस नेहरू मॉडल आता है और जब पूरे तरह से लागू हो जाता है तो आप देखेंगे कि 80 के दशक आते आते इतनी भूखमरी, बेरोजगारी, अकाल, दुर्गम स्थिति, इतनी भयावह स्थिति पैदा हो जाती है। आज गाड़ी की संख्या गिनी आप देखिए कितनी मैन्युफैक्चरिंग है। टाटा मोटर्स के जब जो लोग थे, वो कुछ लोग थे, वो बताते हैं कि पहले हम लोगों को मतलब गवर्नमेंट से बाकायदा एक जो है मतलब निर्णय लेना पड़ता था कि हमें कितना प्रोडक्ट करना है। आज के समय प्रोडक्शन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, प्रोडक्शन आप बढ़ा सकते हैं। तो जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताइए। हो रहा है ना। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने का क्या पैमाना है? तो सबसे पहले तो पैमाना क्या स्केल है, क्या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है हमारे देश का, उसको समझना भली आवश्यक है। हम केवल नेता नहीं हैं, हम छात्र भी हैं और आप पत्रकार हैं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं। तो इसलिए अब सब कुछ पारदर्शी है। आप देखिए, आप पढ़िए तो समझेंगे कि 91 में जब भारतीय इकोनॉमिक्स का, भारतीय अर्थव्यवस्था का जब इवैल्यूएशन हुआ तो उसमें LPG प्रणाली पे जब ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जो लेके आई और इसको फिर सुचारू रूप से ये व्यवस्थाएं चलने लगी, तो उससे इकोनॉमिक जनरेट हुई। अब आज लोग कहते हैं कि मोदी जी निजीकरण की तरफ ही क्यों जा रहे हैं, ये एक प्रमुख सवाल है कि निजीकरण की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो निजीकरण का मुद्दा भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान समय में मजबूरी हो चुकी है। कोई भी सरकार आएगी, निजीकरण को नहीं हटा सकता है। अगर निजीकरण नहीं होता तो आप हमसे सवाल नहीं पूछ रहे होते, क्योंकि आप एक मीडिया इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिलता तो आपको रोजगार नहीं मिलता। आपको कोई सरकारी रोजगार मिला हुआ है? नहीं मिला हुआ है ना। आप स्वरोजगार, आप एक जो है चैनल का अपना एक खुद का एक बनाया है, 4 लोगों की टीम है, इनको भी रोजगार दे रहे होंगे, ये भी खुश हैं, कैमरामैन भी खुश हैं। तो ऐसे जटिलताएं पहले थी, आज के समय में वो नहीं है। ये डिजिटल क्रांति का देन है जिससे आप हमसे रूबरू हो रहे हैं, इसमें रोजगार मिल रहा है। मोबाइल बनाने के क्षेत्र में चाइना के बाद भारत दूसरे नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग में है, तो रोजगार जनरेट हुआ।
तो कहने का मतलब ये है कि रोजगार, ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं रोजगार को ही लेकर के, फिर ये हो क्यों रहा है? देखिए मैं अब आपको इस मुद्दे पे मैं आपको बता रहा हूँ। प्रदर्शन करना ये लोकतांत्रिक हक है। प्रदर्शन लोग रोजगार के मुद्दे पे नहीं किए थे, प्रदर्शन किए थे एनटीपीसी आरआरबी जो बहाली है इस पे। पहले आप इसको आप ध्यान से देख लेंगे। उन छात्रों का और हम छात्रों का, सारे लोगों का, आप किसी भी सामान्य छात्रों से पूछिएगा तो प्रत्यक्ष कहना है कि भैया बहाली लाओ, आप कितना भी परीक्षा ले लो, पहले नोटिफिकेशन दे दो। छात्र आंदोलन किस मुद्दे पे हुआ था? रोजगार के मुद्दे पे नहीं हुआ था, बेरोजगारी के मुद्दे पे नहीं हुआ। मुद्दा था कि जो धांधली हो रही है उसमें, तो धांधली को सरकार ने माना कि नहीं माना? सरकार ने एक ग्रुप डी की एक परीक्षा के लिए बोला कि नहीं बोला? बोला। तो सरकार कहीं ना कहीं उनकी बातें सुनी या कि नहीं सुनी? सुनी। तो ऐसे लोगों की भी बात कौन सुन रहा है? वर्तमान सरकार। तो जाहिर सी बात है कि लोगों का जुड़ाव आज के समय, ये 70 साल से कांग्रेस राजनीति की, 2 साल से यहाँ, अगर यहाँ देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सपा 2 बार टर्म में आई, बसपा रही। बिहार के राजनीति में देखेंगे तो जदयू रहा, 15 साल जदयू भाजपा गठबंधन है। उससे पहले राजद की सरकार थी। मैं बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक जोड़ के इसलिए देखना चाहता हूँ कि भारतीय लोकतंत्र की दशा और दिशा इन्हीं 2 प्रदेशों से तय होती है। तो जब आप इस तरह की चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप साउथ में चले जाइए, बेरोजगारी वहाँ कोई मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ तकनीकी जो व्यवस्था है, तकनीकी स्किल्ड है, वो हमसे बेहतर है। समझ रहे हैं ना? तो कहीं ना कहीं जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा ख्याल आता है कि हमको सरकारी नौकरी नहीं मिला। अरे हम यहाँ बैठे, हमारे गाँव में जो खेत है, जो किसान लोग कृषि कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। एक मैं आपको डेटा बता दूं, जब ये कोरोना का काल आया तो कोरोना में हमारे अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर हैं। आप भी जानते हैं, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, सर्विस सेक्टर। तो हमारा झुकाव सर्विस सेक्टर की तरफ ही क्यों है? और जब ये दोनों सेक्टरों की बात करते हैं तो पिछले 2 वित्तीय वर्ष में ये दोनों ऋणात्मक स्थिति से बढ़ रहे थे। कोरोना के काल में 19-20 के आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। और कृषि ही एकमात्र ऐसी अर्थव्यवस्था जी, इसीलिए कहा जाता है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। क्यों है? क्योंकि यही एक सेक्टर था जो आपकी अर्थव्यवस्था को डिप्रेस्ड में जाने से बचा सका था। कि कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो पलायन को रोक सकता है। बहुत से लोग पलायन हुए, कहाँ आए? मुंबई गए, पंजाब गए, दिल्ली गए, जहाँ से आए कहाँ गए? अपने घर गए। क्या किए? किसानी किए, खेती किए, गृहस्थी किए। तो वो बचा सकता है। तो ये अब जो आप रोजगार की बात कर रहे हैं, अगर ये मुद्दा होता कि क्या हम गांव में रोजगार दे सकते हैं, क्या हम अपने सेक्टर जो ग्रामीण इलाका है उसको हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते, इस क्वेश्चन पे भी अगर कहेंगे तो वर्तमान की सरकार जो यूपी गवर्नमेंट है, इसने एक जो है बेहतर एक ODOP का एक जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्शन, ये कितना काबिल तारीफ योजना है। हमारे GI टैग मिल रहा है बहुत सारे जिलों में। आप चले जाइए, चंदौली का जो ब्लैक राइस है ये बाहर तक एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आप गया के नवादा के क्षेत्र में चले जाइए, मशरूम की खेती हो रही है, वो GI टैग में है। मखाना की खेती हो रही है, बिहार में GI टैग है। गोरखपुर का टेरोकाटो GI टैग है। तो इस क्षेत्र में जब इस क्षेत्र का क्यों नहीं, इस पे बहस क्यों नहीं हो रहा है? तो ऐसे ये सरकार हमारी जो एक पर्दा था, हमारे एक परत था कि रोजगार सिर्फ यही है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों का उदाहरण आपको मिलेगा कि जो सरकारी जॉब छोड़ के अपना जो है खेती गृहस्थी, फार्मिंग, ये सब लोग कर रहे हैं, मत्स्य पालन कर रहे हैं। बिहार मत्स्य पालन में 4था नंबर पे है पूरे प्रदेश में। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्यों ना स्वरोजगार की तरफ आत्मनिर्भर आत्मनिर्भरता के तरफ बढ़ें। और आत्मनिर्भर ये कोई नया शब्द नहीं है कि सिर्फ मोदी जी कहे हैं, ये हमारा भारतीय चिंतन परंपरा और भारतीय संस्कृति में है। ये कोई नया शब्द नहीं है। आत्मनिर्भर तो होना ही होना चाहिए। शायद इसीलिए कहा गया है कि हमारे जो आश्रम पद्धति है, जब प्राचीन अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि यही अभी रोजगार का मुद्दा है, पहले नहीं था। आपको मैं एक जानकारी देते हुए बता दूं कि पहले महाभारत और रामायण में भी ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी, सिंचाई का प्रबंध किया गया था। और उस पर जो लोग सिंचाई के प्रबंध में तालाब, नाला, नहर का निर्माण उस समय भी था। ऐसा नहीं है कि ये आज के समय में ये सब और रोजगार ये सब किया जा रहा है, पहले भी था।
तो कहने का मतलब हमारा ये है कि वर्तमान सरकार जो काम कर रही है उससे हम जब देखते हैं तो हम अपने आप को जुड़ाव महसूस करते हैं। यहाँ के छात्रों की बात सुनी, छात्रों का कहना है भाई बेरोजगारी नहीं है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।